हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट वीडियो। अगर आपने इसका पार्ट 2 देख रखा है तो आपके लिए स्टैटिक स्टेबलाइजेशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हमको पता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं है कि जो ह्यूमरल हेड है वो ग्लिनोइड फोसा के अंदर इजीली फिट बैठ सके। एक तो ह्यूमरल हेड बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू ग्लिनोइड फोसा, ठीक है। तो इसीलिए जो हेड है वो इजीली ट्रांसलेट हो सकता है नीचे की डायरेक्शन में। इसकी डेप्थ बढ़ाने के लिए हमने देखा था यहाँ पे ग्लिनोइड लेब्रम है जो हेल्प करता है थोड़ा बहुत इस सॉकेट को डीप करने के लिए, ताकि मेरा जो ह्यूमरल हेड है वो इसके अंदर फिट हो सके। लेकिन फिर भी जब मेरा आर्म डिपेंडेंट पोजीशन में नीचे हैंग कर रहा है, मतलब 0 डिग्री अबडक्शन में हैंग कर रहा है फ्रीली, तो जो ग्रेविटी का पुल है इसको ये रेजिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जो ग्लिनोइड लेब्रम है अगर वो भी यहाँ पे आ जाए तो भी जो ग्रेविटी का पुल है मेरे ह्यूमरल हेड को नीचे की डायरेक्शन में खींचेगी और इंफीरियरली डिसलोकेट करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मल डिपेंडेंट आर्म पोजीशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैचमेंट हो रहा है सुप्रास्पिनेटस का, जो यहाँ ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट है सुप्रास्पिनेटस का। फिर यहाँ सब स्कैपुलरिस फोसा से सब स्कैपुलर मसल आ रही है जो कि अटैच हो रही है लेसर ट्यूबरकल में, ठीक है। इस तरीके से अटैच हो रही है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका बेस है कोराकोइड प्रोसेस, जिसके ऊपर वाली बाउंड्री है सुप्रास्पाइनेटस और जिसकी नीचे वाली बाउंड्री है सब स्कैपुलरिस, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है डिपेंडेंट आर्म पोजीशन में वो है रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो आपने देखा क्या है, एसजीएचएल, जो कि सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। दूसरा स्ट्रक्चर आपने देखा था जो था कोराकोह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है, जो कि बेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से आ रहा था और इसकी दो अटैचमेंट थी, ये सीधा सीधा आके दो में डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो ये है सीएचएल जो यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये एसजीएचएल के ऊपर होता है, ठीक है। और ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है। तो रोटेटर इंटरवल कैप्सूल के अंदर सुपीरियर जो कैप्सूल है हमारी, सुपीरियर ग्लिनोइड कैप्सूल है जो हमारी, वो आती है। और उस कैप्सूल के अंदर मेनली दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला है एसजीएचएल और दूसरा है सीएचएल। ये हेल्प करते हैं नॉर्मल डिपेंडेंट आर्म पोजीशन में हमारे ह्यूमरल हेड को नीचे जाने से रोकने के लिए। अभी कैसे हेल्प करते हैं वो देखते हैं हम, वो देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं रोटेटर इंटरवल कैप्सूल बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए। अब ये जो यहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं ये मेरे ह्यूमरल हेड को उधर की डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी मेरे आर्म को नीचे पुल कर रही है और ये स्ट्रक्चर्स मेरे आर्म को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनाऊं तो वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनको अगर मैं इस साइड बनाऊं यहाँ पे, तो एक फोर्स लग रहा है आरआईसी के कंपोनेंट्स का इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा इंफीरियर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड फोसा, ठीक है। तो ये जो आरआईसी के स्ट्रक्चर्स हैं ये हेल्प करते हैं मेरे ह्यूमरल हेड को इंफीरियर ग्लिनोइड फोसा में कंप्रेस करके रखने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं जब मेरा आर्म डिपेंडेंट पोजीशन में रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा था आरआईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे वो है नेगेटिव प्रेशर, जो यहाँ इस स्पेस में है। यहाँ अंदर की साइड साइनोवियल फ्लूइड है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर रहता है जिसकी वजह से ह्यूमरल हेड मेरे ग्लिनोइड फोसा के अंदर इंटैक्ट रहता है, ठीक है। ये नेगेटिव प्रेशर को एनहांस करता है बाहर ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम एक एयर टाइट सील की तरह काम करता है जो कि हेल्प करता है इस नेगेटिव इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज भी हेल्प करती है इस ह्यूमरल हेड को यहाँ पे होल्ड रखने के लिए। अब यहाँ पे अगर कोई भी ग्लिनोइड लेब्रम की इंजरी होती है जैसे कि स्लैप टेयर या बैनकार्ट लीजन जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उससे ये जो सेक्शन इफेक्ट है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे ही ग्लिनोइड लेब्रम में कुछ टेयर्स आते हैं तो
तो ये जो प्रेशर लग रहा है, नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ये सक्शन इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो सेकंड थिंग जो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो है नेगेटिव इंट्राआर्टिकुलर प्रेशर। थर्ड थिंग है ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लिनोइड। ठीक है, अब ओरिएंटेशन ऑफ ग्लिनोइड मैं आपको बताता हूँ। ये हमने देखा था ग्लिनोइड है जो कि हल्का सा अपवर्ड टिल्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अपवर्ड टिल्टेड कर देता, थोड़ा एग्जैजरेट करने के लिए, और मैं यहाँ पे अगर ये ह्यूमरल हेड को रख दूं तो ये यहाँ पे आराम से फिट बैठ गया, नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसका टिल्ट ऐसे नीचे कर दूंगा और इसको यहाँ पे ऐसे रखूं तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो जितना अपवर्ड टिल्ट होगा उतना ज्यादा ये इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकेगा थ्रू दिस बोनी ब्लॉक। अब ये यहाँ से बोन से ही रुका हुआ है, ठीक है। पर जैसे ही ये इंक्लिनेशन थोड़ी कम होएगी, ये ह्यूमरल हेड नीचे आ जाएगा। तो स्लाइट ये जो अपवर्ड टिल्ट है मेरे ग्लिनोइड फोसा का स्कैपुला पे, ये भी हेल्प करता है इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकने से, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा जो स्कैपुला है वो हल्का सा अपवर्ड टिल्टेड होता है, ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा स्कैपुला ही अपवर्ड टिल्टेड होगा तो भी ये बोनी ब्लॉक प्रोवाइड करेगा मेरे ह्यूमरल हेड को नीचे ट्रांसलेट होने से। अब ये सारे इनर्ट स्ट्रक्चर थे, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर थे, पर यहाँ पे जॉइंट के आसपास कुछ एक्टिव स्ट्रक्चर्स भी है जैसे कि मसल। तो ये भी तो डिपेंडेंट आर्म पोजीशन में स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन स्टडीज में देखा गया है कि जब हमारा आर्म फ्रीली रेस्ट पोजीशन में नीचे हैंग कर रहा है तो यहाँ के जो मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो डायरेक्टली इस ह्यूमरल हेड को एलिवेट करने में हेल्प कर सकती है, जैसे कि डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, बाइसेप का लॉन्ग हेड, ट्राइसेप, ये सारी की जो ईएमजी एक्टिविटीज है ये बहुत ही कम होती है, मतलब रेस्ट पोजीशन में ये इतना एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जो सुप्रास्पाइनेटस है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है स्टैटिक स्टेबिलिटी ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में, स्पेशली जब हमारे आर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। मतलब मैं ऐसे आर्म नीचे फ्रीली हैंग करके बैठा हूँ लेकिन एक कांस्टेंट लोड नीचे लग रहा है, एक्स्ट्रा लोड लेके मैं खड़ा हो रखा हूँ, तो ये दोनों मसल भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। एक्टिवली नहीं करती, लेकिन पैसिव टेंशन जो इनके अंदर है, जिस ओरिएंटेशन में ये दोनों के दोनों मसल हैं, उस वजह से जो पैसिव टेंशन मिल रही है इस जॉइंट को, उस वजह से स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्थ थिंग जो यहाँ पे है वो है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस मसल आपको मैंने बताया था यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ पुल है वो भी इस डायरेक्शन में है। जो मेरा आरआईसी था यहाँ पे, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनका भी पुल इसी डायरेक्शन में था। और आपको ये भी पता है कि जो कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट है उसकी एक अटैचमेंट यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस के साथ भी हो रही थी और एक अटैचमेंट यहाँ पे सबस्कैपुलरिस के साथ भी हो रही थी। तो ये जो इसकी अटैचमेंट है विद कंपोनेंट्स ऑफ आरआईसी या रोटेटर इंटरवल कैप्सूल, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ पुल है, इस वजह से ये भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है स्टैटिक स्टेबिलिटी में। जब मेरा आर्म एक्सटर्नल लोड के साथ लोडेड है नॉर्मल 0 डिग्री अबडक्शन में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है इसको नीचे खींचने में, तो मेरा जो सुप्रास्पाइनेटस है वो इस कैप्सूल को रीइंफोर्स करेगा, ठीक है। ये कैप्सूल तो हेल्प कर ही दी थी मेरे ह्यूमरल हेड को अंदर रखने में, पर क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस की अटैचमेंट भी इस कैप्सूल के साथ है, तो जो पैसिव टेंशन रेस्ट में इस मसल के अंदर है वो भी हेल्प करेगी इस कैप्सूल को या इस कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। ये तो हो गया सुप्रास्पाइनेटस। अब हमने दूसरी चीज और देखी थी जो था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ठीक है। ये इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, लेकिन जो इसकी अटैचमेंट्स है यहाँ पे उसी वजह से ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है स्टैटिक स्टेबिलिटी में। अब वो कैसे करता है वो हम देखते हैं। ये सबस्कैपुलरिस, ठीक है। सबस्कैपुलरिस आपको पता है पूरा का पूरा ऐसे आगे से आ रही है, ये ऑरेंज कलर की पूरी कैप्सूल है,
ठीक है। यहाँ पे सब स्कैपुलरिस को मैंने अलग कर दिया है, बीच में से काट दिया है, तो आप कैप्सूल देख पा रहे हैं। सब स्कैपुलरिस का अटैचमेंट यहाँ लेसर ट्यूबरकल पे होता है, आपको पता है, और सुप्रास्पिनेटस का ग्रेटर ट्यूबरकल पे होता है। इन दोनों लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में आपको पता है क्या है, बिसिपिटल ग्रूव, और इस ग्रूव के अंदर से जाता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन। फिर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन यहाँ से टर्न लेता है, यहाँ ऊपर था क्या, CHL के नीचे क्या था, SGHL। तो CHL और SGHL के बीच में से होते हुए ये जाता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, सुपीरियर ग्लिनोइड लेब्रम में, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये इसके अंदर से होते हुए जाएगा और सुपीरियर ग्लिनोइड लेब्रम में अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में ये रह पाता है ड्यू टू यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये इन दोनों के बीच में इस बिसिपिटल ग्रूव में रह पाता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे सारे के सारे, ये CHL और SGHL जो इसके ऊपर नीचे से ऐसे इसको कॉम्पैक्ट करके बैठे हुए हैं, और नीचे की साइड सब स्कैपुलरिस और ऊपर की साइड सुप्रास्पिनेटस, ये एक स्लिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है। इस स्लिंग के अंदर से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन जाता है और यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड होती है थ्रू RIC, ठीक है। तो जब पैसिव टेंशन मिलती है, जब मेरा आर्म ऐसे नीचे हैंग कर रहा है, तो ये जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, इस स्ट्रेच की वजह से थोड़ा बहुत इस ट्रांसलेशन को रेजिस्टेंस मिल रहा है। जितना ज्यादा लोड बढ़ाता जाऊंगा मैं हाथ में, मतलब मेरे अगर मैं अपने हाथ में वेट लेके खड़ा हूं और वो वेट मेरे आर्म को नीचे पुल कर रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में, तो उतना ज्यादा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन खींचेगा। जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना ज्यादा जो यहाँ पे मेरी इसकी अटैचमेंट है ग्लिनोइड लेब्रम से वो टाइट होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था, ये लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है हमारे ग्लिनोइड फोसा का, इसके बाहर ग्लिनोइड लेब्रम है, सबसे टॉप पे अटैचमेंट थी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की। तो जितना ज्यादा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप खींचेगा नीचे वाली डायरेक्शन में, उतना ज्यादा ये जो सुपीरियर लेब्रम है ये टॉट होगा। जितना ज्यादा सुपीरियर लेब्रम टॉट होगा, खींचेगा, उतना ज्यादा हेल्प करेगा लेब्रम मेरे ह्यूमरल हेड को अंदर रखने में। तो डायरेक्टली लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन हेल्प नहीं कर रहा स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जो पैसिव टेंशन है इन स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन, ये सुप्रास्पिनेटस, ये जरूर हेल्प करती है ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन, ड्यू टू देयर अटैचमेंट। जैसे कि सुप्रास्पिनेटस की अटैचमेंट की वजह से वो हेल्प कर रहा था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन का ये जो ओरिएंटेशन है इसकी वजह से, इसके खिंचाव की वजह से ये जो ग्लिनोइड लेब्रम है ये टाइट हो रहा है, और ग्लिनोइड लेब्रम टाइट होगा तो वो ह्यूमरल हेड को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्टैटिक स्टेबलाइजेशन में, लेकिन मेनली सुप्रास्पिनेटस है। आपने देखा होगा स्ट्रोक में या फिर ब्रेन इंजरीज में कि रोटेटर कफ मसल का पैरालिसिस हो जाता है। रोटेटर कफ मसल का पैरालिसिस होता है तो ये जो इंफीरियर ट्रांसलेशन है ह्यूमरल हेड की वो इंक्रीज हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि सुप्रास्पिनेटस पैसिवली बहुत हेल्प कर रहा था ह्यूमरल हेड को नीचे ट्रांसलेट होने से रोकने में। लेकिन जैसे ही ये मसल पैरालाइज होती है तो धीरे धीरे जो कांस्टेंट लोड पड़ रहा है ह्यूमरल हेड में नीचे की डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये जो हमारी सुपीरियर कैप्सूल है ये लैप्स होने लग जाती है और मेरा ह्यूमरल हेड नीचे की डायरेक्शन में ट्रांसलेट होने लगता है और हो सकता है डिसलोकेट भी हो जाए। So this was all about static stabilizers of glenohumeral joint. अब वीडियो खत्म करने से पहले पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कौन से स्ट्रक्चर इंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि MGHL और ये इंटीरियर IGHL का बैंड, SGHL भी करता है। और अभी हमने इस वीडियो में देखा कि इंफीरियर डिसलोकेशन को कौन रोक रहा है, वो है हमारे RIC के स्ट्रक्चर। लेकिन कौन से स्ट्रक्चर सुपीरियर और पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पोस्टीरियर IGHL का बैंड है वो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है विद पोस्टीरियर कैप्सूल, और सुपीरियर ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं यहाँ पे एक तो जो आसपास की मसल्स हैं वो, जो हमारे RIC के कंपोनेंट है जैसे कि SGHL और CHL, ये भी सुपीरियर ट्रांसलेशन को रोकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं इधर। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कोराकोइड प्रोसेस है और ये एक्रोमियल है, यहाँ पे एक लिगामेंट जा रहा है कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। ये यहाँ पे कोराकोएक्रोमियल आर्च बनाता है, ये आर्च भी हेल्प करती है ह्यूमरल हेड को ऊपर ट्रांसलेट होने से रोकने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक स्टेबलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट।